बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट शुरू कर रहे हैं प्लीडिंग का। जैसे कि आपको पता है हमने लीगल ड्राफ्टिंग शुरू की हुई है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग में ऑलवेज मेंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लेन, जो प्लेंटिफ यानी कि जो मुद्दई हो उसकी तरफ से फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, और जो उसका पार्ट 2 है वो है रिटन स्टेटमेंट। जो मुद्दाल है या डिफेंडेंट होगा वो इन रिस्पॉन्स या इन द आंसर ऑफ प्लेंट जो देगा वो उसे हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो मैं आपको पहले समझा दूं कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। प्लेंट एक्चुअली किसी भी कोई फर्ज करें किसी 2 पार्टीज़ में कोई भी एग्रीमेंट होता है और एक पार्टी है वो उसको करने से इनकार कर देती है, तो अपना जो एग्रीमेंट किया है फुलफ़िल नहीं करती है, तो दूसरी पार्टी को इसके ऊपर जो है वो एलिगेशन है या कोई इस तरह से, तो वो सिविल कोर्ट में अपना मुकदमा फ़ाइल करेगी, वो प्लेंट होगी, और जो उसको फाइल करेगा उसको हम प्लेंटिव कहेंगे। और जो दूसरी पार्टी है जिसने अपना जो एग्रीमेंट है या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफ़िल नहीं किया, और दूसरी पार्टी पे जो उसको आंसर करेगी उस प्लेट का, उसको हम कहेंगे कि वो डिफेंडेंट है। और इस तरह से भी हम अभी देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। प्लेंट इन अ सूट फॉर पोजेशन थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हाउस। बात ये हो रही है कि 2 बंदों ने, एक ने घर बेचना है, एक ने ख़रीदना है। अब दोनों में एग्रीमेंट हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन हो गई है कि फ़लाँ डेट को जो है ना मैं घर दे दूँगा या बयाना दे दूँगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं हो। अब एक पार्टी है जो बेचने वाला है वो घर दे नहीं रहा। अब जो दूसरी पार्टी है जो परचेज़र है या वेंडर है कह लें, वो उसको जाता है सिविल कोर्ट में और अपना मुकदमा फाइल करता है किस तरह से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और वो मेरा जो है वो अपना एग्रीमेंट जो ऑफ सेल है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो अब हम उसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो प्लेंट है वो लिखेगा, जो प्लेंटिफ है जिसको एलिगेशन है या जो ख़रीदार है जिसको घर नहीं दे रहा बेचने वाला सेलर या मंडी, तो वो किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में फाइल करेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। लेट्स सपोज आप लाहौर में है, आप लाहौर का लिखेंगे, जो जिस जज की भी जुरिस्डिक्शन है आप वहाँ पे लिखेंगे। सूट नंबर आप लिखेंगे अली रज़ा। लेट्स सपोज मैं आपको पार्टीज़ की, ऑलवेज रिमेंबर मैं आज जो भी पार्टीज़ के नाम ले रही होती हूँ अपनी किसी भी कन्वेंसिंग में या प्लीडिंग में, तो वो जो है वो फर्जी होते हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसको ब्लैंक ना छोड़ दें। अली रज़ा सन ऑफ इफ्तिखार अहमद, कास्ट कोई भी कह लें, जट है कुछ भी है, रेजिडेंस ऑफ 44H मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर, और CNSA नंबर उसका लिखेंगे। नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेंटिफ वर्सेस, यानी कि अब दूसरा बंदा जो है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है वो वर्सेस होगा, उसका नाम लिखेंगे मोहम्मद अली सन ऑफ मुख्तार अहमद, कास्ट राजपूत कह लें, रेजिडेंस ऑफ 65K मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर, CNSA नंबर। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बहरहाल। उसके बाद आप नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे डिफेंडेंट। ये मेन चीज़ें जो हैं वो आप लोगों का फॉर्मेट वो चेक करता है एग्जामिनर के बच्चों ने फॉर्मेट सही लिखा है पेपर में या नहीं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन तो हर एग्रीमेंट की या हर कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट होती हैं। तो फिर उसके बाद आप पार्टीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद आप लिखेंगे सूट फॉर पोजेशन ऑफ अ हाउस नंबर, जो घर खरीदना था उसका जो हाउस नंबर है वो लिखेंगे, थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट डेटेड, जो भी डेट है 24 अगस्त लेट्स सपोज 2018 कह लें, उसको वक्त ये मुआहदा हुआ था 2018 में 25 अगस्त को, या जैसे भी कोई भी डेट है। इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट अबाउट 1 2 3 4 5 6 करके आपने 1 बाय 1 सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है जो आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो थी वो दर्ज हैं। सबसे पहले दैट द प्लेंटिफ वाज ऑनर ऑफ हाउस नंबर 123B मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर, स्टेटेड 10 मरला एज पर रिकॉर्ड। अब आपने जो घर का रिकॉर्ड है वो देना है, खसरा नंबर उसका क्या है, खाता नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, सारा कुछ आप लिखेंगे। फिर नंबर 2 दैट प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट ऑफ हिज हाउस अबव स्टेटेड,
ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय द डिफेंडेंट ऑन, फर्स्ट करें 25 को आप डेट फाइल कर रहे हैं तो आप कोई भी बैक डेट्स में बता दें कि 2 महीने पहले की डेट है, 4 महीने पहले हमने ये एग्रीमेंट किया था इस तारीख को। द कॉपी ऑफ सेल डीड इज़ अटैच्ड विद दिस सूट। आपने फिर आप जो सेल डीड आपके लोग की बनी होगी आपने वो उसके जो है उसके ऊपर उसकी कॉपी साथ अटैच करनी है। दैट द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस आर एज फॉलोस। फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज है, लाइक जैसे उसके राइट क्या है, उसके लेफ़्ट क्या है, या लाइक उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो आपने इन डिटेल डिस्क्राइब करना है, उसको लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है नॉर्थ, आप 2 डॉट डाल के आगे लिखेंगे हाउस ऑफ हबीबुल्ला, यानी किसी का कोई नेबर है उसका आप नाम लिखेंगे। साउथ में मोबलिक जैज़ की फ्रेंचाइज है, यानी कि मोबाइल जो है उनकी फ्रेंचाइज है। ईस्ट में हाउस ऑफ अली हैदर है, मतलब किसी और नेबर का हाउस है। वेस्ट में ओपन प्लाट है, कोई भी खाली प्लाट वहाँ पे है, तो ये घर की डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है। और फिर आप नंबर 4 लिखेंगे दैट द प्लेंटिफ पेड अ सम ऑफ 10 lakhs टू द डिफेंडेंट इन कंसिडरेशन ऑफ दिस हाउस, but by one way or the other the defendant is refusing to hand over the possession of the said house to the plaintiff। यानी कि जो अदर पार्टी है वो डिफेंडेंट है डेफिनेटली, तो वो जो है उसने 10 लाख कंसिडरेशन तो ले ली है इस घर की, लेकिन वो उसकी पोजेशन जो है वो प्लेंटिफ को नहीं दे रहा। अच्छा जी, नंबर 5 पे दैट ऑन 24th डेट कोई भी लाइक the plaintiff visited the defendant and requested him to hand over the possession of the said house purchased by the plaintiff, but the defendant flatly refused to do so, hence this suit। अब वो बता रहा है कि फ़लान डेट को मैं उस बंदे के पास गया हूँ, मैंने उससे बोला है कि मुझे घर की पोजेशन दे दो, लेकिन उसने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसलिए मैंने ये सूट फाइल किया है। अच्छा जी, द काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज ऑन दिस डेट को आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है when the plaintiff purchase the said house, and secondly and finally on डेट कोई भी आप डाल दें when the defendant flatly refused to hand over the possession of the house to the defendant। यानी कि पहली दफ़ा तो केस जब तब बना जब दोनों में एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद जब वो गया उसके वो कहने के लिए कि मुझे इसकी पोजेशन दी जाए, लेकिन डिफेंडेंट ने फ्लैटली उसकी पोजेशन को हैंड ओवर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो तब सेकेंडली एंड फाइनली जो है वो केस बनता है। दैट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रिजाइड एट लाहौर एंड द डिस्प्यूटेड हाउस इज सिचुएटेड एट लाहौर आल्सो, देयरफॉर द सिविल कोर्ट ऑफ लाहौर हैज द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस सूट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको पता है जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ पे पार्टीज रह रही होती हैं या जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है या फिर प्रॉपर्टी मौजूद होती है, वो जो है उसकी जुरिस्डिक्शन उसी कोर्ट की बनती है जहाँ जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी हो या वो पर्सन खुद से रह रहे हों। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, डिफेंडेंट भी इसी एरिया में है, और हमारी प्रॉपर्टी जो हमने घर मतलब परचेज़ किया था वो भी इसी एरिया में है, तो लिहाजा सिविल कोर्ट जो लाहौर की है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो ये केस को ट्राई करे। The valuation of the suit for purpose of court fee and jurisdiction is 10 lakh. Therefore, this plaint is written on the stamp paper worth rupees 15,000। आपको पता है कि कोर्ट फी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी है, अगर नहीं आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया कि कोर्ट फी कितनी लगती है किसी भी सूट पे, तो वो मेरा इस पे अलग से लेक्चर है। जितने भी पंजाब के जो रूल्स हैं या जितने भी केसेस हैं उसका एक मेथड है कैसे कैलकुलेशन की जाती है कोर्ट फी की, तो आप उसको देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कोई भी कोर्ट फी कैसे किसी भी केस में कैलकुलेट करके, क्योंकि हर जो भी सिविल कोर्ट में या जो केस फाइल किया जाता है उसकी कोर्ट फी जो है वो पे की जाती है, जितनी वैल्यूएशन आपके सूट पे जो प्रॉपर्टी है उसकी हो उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, ये तो हमने 3 4 5 चीज़ें लिख दी कि हमने घर लिया है, एग्रीमेंट हुआ है, उसने देने से इनकार किया है, और जिस डेट को लिया है जिस डेट पे उसने इनकार किया है वो उसका काज ऑफ एक्शन की डेट्स बन गई हैं। फिर आपने बताना है कितनी इसकी अमाउंट थी और इसकी सूट इसकी जो है वो कोर्ट फी बनती है, अकॉर्डिंगली मैंने उसको पे कर दिया है। एंड पे आपने प्रेयर लिखनी है, यानी कि आप चाहते क्या हैं, डिमांड क्या है आपकी। इन व्यू ऑफ अबव इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड एज अंडर Number 1, a decree may kindly be passed in favor of the plaintiff and against the defendant by handing over the
पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ। वो कह रहा है कि जो है वो मेरी फेवर में जो है वो केस को जो है डिक्री कर दिया जाए और मुझे घर की पोजेशन दी जाए। फिर उसके बाद उसकी अगर एक प्रेयर है, 2 प्रेयर है, 3 प्रेयर है, जितनी भी हो उसमें लिखी जा सकती हैं। अब नंबर 2 पे या सेकंड नंबर पे द डिफेंडेंट में काइंडली बी डायरेक्टेड टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द हाउस immediately and without any delay to the plaintiff. अब नंबर 3 the defendant may also be directed not to interfere in the lawful possession of the plaintiff. Number 4 any other relief deemed possible by this honorable court may also be granted. उसके बाद आप लिखेंगे प्लेंटिफ थ्रू कौंसल, नीचे उसके काउंसिल का जो भी उसका लॉयर है या जो भी उसका वकील है उसके साइन होंगे। ज़ाहिर है जो भी कोर्ट में प्लेंट जाएगी वो प्लेंटिफ के थ्रू उसके कौंसिल के थ्रू जाएगी। प्लेंटिफ खुद भी जा सकता है लेकिन उसके लिए उसका कौंसिल का जाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो प्लेंटिफ खुद से इसमें नहीं लिख सकता और ये लीगल प्रोसीडिंग्स होती है तो इट्स बेटर कि कौंसिल के थ्रू ही जाया जाए। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, यानी कि उसने बताना है कि उसने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि जो भी मैंने कहा है मैंने इसको सही कहा है या मेरे नॉलेज के मुताबिक या मेरी अकल के या मेरे मुझे जहाँ जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक ठीक है। तो इसको आप इन वर्ड्स में लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर ऑन डेट जो भी है वो लिखेंगे दैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर 1 to 5 आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड पैरा नंबर 6, 7 आर करेक्ट, 6, 7 and 8 आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एंड माई बिलीफ। मतलब ये कि जो उसने पहली चीज़ें लिखी हैं वो तो उसने अपने नॉलेज के मुताबिक या जो उसको पता है उसके मुताबिक उसने सही लिखी हैं, लेकिन जो आगे 6, 7 और 8 पैराग्राफ हैं चूँकि वो लीगल चीज़ें होती हैं, कोर्ट फी करना या जो रिस्ट्रिक्शन का बताना या फिर ये बताना कि कास्ट ऑफ एक्शन कब राइज हुआ, तो ये लीगल चीज़ें तो वो कहता है कि मेरे नॉलेज और मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरे बिलीफ के मुताबिक जो हैं वो चीज़ें ये ठीक हैं। पहली चीज़ उसने कहना है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक ठीक है। अगली चीज़ें उसने कहना है, अगले पैराग्राफ्स के बारे में उसने कहना है कि ये चीज़ें मेरी इंफॉर्मेशन एंड बिलीव, यानी कि जितना मुझे पता है कि ये यही यहाँ पे कोर्ट की यही इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये इतनी कोर्ट फी लगती है, वो मेरी इंफॉर्मेशन एंड बिलीव के अकॉर्डिंगली वो ठीक है। तो नीचे जो है वो प्लेंटिफ का साइन हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक यही था। आज हमने पढ़ी है प्लीडिंग में कि आपने प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करनी है। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका आंसर जो रिटन स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट आगे इसे कैसे इसको आंसर करेगा। तो कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।